मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में हमारा 13वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं 14वां, जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सांख्यिकी कहते किसे हैं। तो ध्यान से सुनिए। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की शाखा में सांख्यिकी कहलाता है। उसके बाद में आंकड़े किसे कहते हैं। आंकड़े बहुत ही थोड़ा ध्यान रखना, आंकड़े किसे कहते हैं। आंकड़े बहुत ही सरल है। एक निश्चित उद्देश्य हेतु एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकड़े कहा जाता है। आंकड़े हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक आंकड़े और दूसरा है द्वितीयक, या इसका नाम होता है गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, या फिर इन्हें द्वितीयक का दूसरा नाम गौण आंकड़े भी। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है। जो आंकड़े एकत्रित करने वाला है वो स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है। इसमें स्वयं एकत्रित न करके किसी अन्य माध्यम से आंकड़े एकत्रित करता है। अन्य माध्यम में टीवी हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है, समाचार पत्र हो सकते हैं, या अन्य कोई पत्रिकाएं हो सकती है। उनके माध्यम से वो स्वयं एकत्रित न करके किसी अन्य माध्यम से या अन्य सूचनाओं से प्राप्त करते हैं। उन्हें हम द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं या कहते हैं। सांख्यिकी के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आते हैं। हमारे यहाँ 9th क्लास में एक छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आता है माध्य। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं हम। प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। दूसरा माध्य का यदि वर्गीकृत सारणी में हम बनाते हैं तो इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है हमारा माध्यक। ये 1 नंबर पर माध्यक था, 2 नंबर पे माध्यक है। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। माध्यक में 2 कंडीशन पैदा होगी।
यदि राशियों की संख्या विषम हो तो n+1/2वें पद का मान माध्यक होता है। दूसरा इसमें यदि राशियों की संख्या ये विषम थी, अब सम हो तो दो मध्य पदों का औसत ही माध्यक होता है, या फिर माध्यिका बोल सकते हो। इनको हल करने से पहले हमें राशियों को या प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। जो भी आपको राशियां दी गई है उनको आरोही क्रम में लिखोगे, बढ़ते क्रम में लिखोगे। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है बहुलक। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण ही बहुलक कहलाता है। सबसे अधिक बार आएगा उसको हम बहुलक कहेंगे। जो संख्या अधिक बार है, इसमें बहुलक एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मान लो किन्हीं राशियों की संख्याओं में आप 2 को 3 बार देख रहे हो और 5 को भी 3 बार देख रहे हो, तो 2 और 5 दोनों ही बहुलक होंगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम प्रश्नावली 14.1 देखते हैं। 14.1 का पहला प्रश्न है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण देना है आपको जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। मतलब आप प्रतिदिन उनको यूज कर सकते हैं या देखते हैं, अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं उनको। तो बहुत से उदाहरण है ऐसे, अपने घर में भी है, विद्यालय में भी है, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े खूब मिलेंगे आपको। तो पहला हमारे पास है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण देना है जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। इनमें प्राथमिक और गौण दोनों हो सकते हैं। जैसे पहला इसमें ए है, वो अपनी कक्षा से लेते हैं। अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या, ये प्राथमिक आंकड़े में आएगा। बी, अपनी कक्षा में अध्यापकों की संख्या। सी, पिछले 4 वर्षों के पानी या बिजली के बिल या अन्य कोई बिल हो सकते हैं। डी हमारे पास है, टीवी या समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित सूचनाएं, कोई भी सूचना हो सकती है इसमें। और ई है, शिक्षा विभाग में सभी शिक्षण संस्थाओं
ए शिक्षा के संबंध शिक्षा से संबंधित आंकड़े, इनको हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। या फिर इनकी जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने घर में व्यक्तियों की संख्या कर सकते हो, या पुरुषों की संख्या या महिलाओं की संख्या कर सकते हो, बच्चों की संख्या कर सकते हो, अपने घर में टेबल है इनकी संख्या कर सकते हो, पंखों की संख्या कर सकते हो, या फिर मकानों की संख्या कर सकते हो। पिछले 4 वर्षों 2 वर्षों 1 वर्ष के बिजली के बिल हैं, या स्कूल की फीस के बिल हैं, ये सारे के सारे आंकड़े हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो इस तरह से दूसरा था, ये पहला सवाल था। दूसरा इसी सवाल में पूछा गया, देखिए क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। इनमें आपको बताना प्राथमिक आंकड़े कौन से है। तो प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है। जैसे सबसे पहले यही दूसरा का यही दोबारा लिखना है आपको, और इनके आगे प्राथमिक और गौण आंकड़े लिखने हैं द्वितीय। तो अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या ये प्राथमिक हो जाएगा कि इसमें हम स्वयं एकत्रित करते हैं आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। इसके आगे लिख देना है ऐसे दूसरे सवाल में। पहला सवाल क्या था उसको आगे फिर दोबारा लिखकर इसके आगे प्राथमिक और गौण आंकड़े। अपनी कक्षा में अध्यापकों की संख्या भी प्राथमिक आंकड़े होंगे, प्राथमिक आंकड़े। उसके तीसरा पिछले 4 वर्षों के पानी या बिजली के बिल भी प्राथमिक आंकड़े होंगे, प्राथमिक आंकड़े। उसके बाद चौथा है टीवी या समाचार पत्र, ये प्राथमिक न होकर द्वितीयक आंकड़े होंगे या गौण आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। और शिक्षा विभाग में सभी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षा से संबंधित आंकड़े हमारे पास द्वितीयक आंकड़े होंगे। इस तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद में सवाल नंबर तीसरा इसमें है नहीं। 14.1 प्रश्नावली में 2 ही सवाल है, पहला और दूसरा। पहले आपको 5 उदाहरण देने हैं जो दैनिक जीवन में आप आंकड़ों को यूज करते हैं, तो इसमें कई उदाहरण हैं। उसके बाद में दूसरे में पूछा था कि जो आपने उदाहरण दिए हैं उन्हें प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो इनके आगे दूसरे में प्राथमिक या द्वितीयक आंकड़े लिखने हैं। उसके बाद में 14.2 प्रश्नावली, इसमें से सवाल एक निश्चित आता है, बहुत ही अच्छा है। फिर बारंबारता बंटन सारणी बनानी है आपको। उसके बाद वर्गीकृत या अवर्गीकृत है वो दोनों देखना। तो पहला सवाल देखिए, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह है ये है। 14.2 स्टार्ट होगी प्रश्नावली, इसका पहला सवाल है। कक्षा 8 के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह आपको दिए गए हैं। मैं यहाँ पे एक पर्सन का लिख के बता रहा हूँ। जैसे एक का ए है, बी है, ये रक्त समूह है। ओ ए बी, ओ ए, ओ बी, ए, ओ बी ए, ओ ए बी, ओ ए, ओ ए बी, बी ए, ओ बी ए, बी ओ। इस तरह से ये 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह आपको दिए गए हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सबसे पहले इसमें ए रक्त समूह है, बी रक्त समूह है, ओ है और चौथा ए बी है। तीन प्रकार के रक्त, चार प्रकार के हो गए, एक तो ए, एक बी, एक ए बी और एक ओ। तो यहाँ पे इसका इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। आपको बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। कैसे बनानी है ध्यान से देखें। इस तरह से आप स्केल की सहायता से एक सारणी बनाओगे। उसके बाद में इसके कॉलम बनेंगे 3। यहाँ रक्त समूह लिखोगे, यहाँ मिलान चिन्ह लिखोगे और यहाँ बारंबारता लिखोगे। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, एफ भी लिख देना ब्रैकेट में और ये अक्स हो जाएगा। इस तरह से फिर कॉलम बने हुए हैं आपकी नोटबुक में। तो यहाँ 4 कॉलम है तो आप 5 में ले लोगे, एक में योग आएगा। रक्त समूह है, सबसे पहले ए लेंगे, फिर बी लेंगे, फिर ए बी लेंगे, फिर ओ लेंगे, ये चारों ले लेंगे। उसके बाद में ए कितनी बार आया है वो देखिए। ए यहाँ से आप पेंसिल से इस तरह से सवाल को काट सकते हो, पेंसिल से। एक जैसे ए, एक, ये ए नहीं है, ये ए बी रक्त समूह है, अकेला ए नहीं है, तो आप इस ए को काउंट नहीं करें। तो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ रहा है। तो यहाँ आप डायरेक्ट 9 लिखोगे। ऐसे बारंबारता में तो 9 लिख दोगे और मिलान चिन्ह 9 के इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से 6 7 8 9। मिलान चिन्ह देखो, 1 का 1, 2 का इस तरह से हो जाएगा, 3 का इस तरह से 3, 4 का इस तरह से 4, 5 का फिर इस तरह से होता है। इसी तरह से 6 करना है तो 1 2 3 4 5 पहले लिखो, फिर 1 आगे लगा देना। इस तरह से मिलान चिन्ह होते हैं। अब बी को देखते हैं तो बी 1 बार 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो 6 यहाँ लिखोगे और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। ए बी को देखना है तो ए बी देखो 1 बार यहाँ आ रहा है, इसको काट दीजिए। 2 3 बार आ रहा है तो 3 तो यहाँ लिख दोगे और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार आ रहा है तो 12 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गए, 11 12 इस तरह से लिखोगे। और यहाँ पे आप योग करोगे। विशेष तौर से ये ध्यान रखना, योग आपका 30 आना चाहिए, तब तो आपने सही किया। यदि योग सही नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, कोई संख्या छोड़ दी है या एक्स्ट्रा लिख दी है। तो योग करते हैं तो 9 6 15 और 5 20 का 0 2 1 3, ये 30 आ गया। 30 ही विद्यार्थी थे। इस तरह से ये हमारे पास आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी बन जाती है। उसके बाद में इसमें एक सवाल पूछ रहा है, बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। अधिक सामान्य का अर्थ हुआ है कौन सा रक्त समूह है, कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे अधिक मिला है। तो ओ को देखिए, इसमें ओ की बारंबारता सबसे अधिक आ रही है। देखो ए बी की 3 आ रही है, ए बी की 6 आ रही है, एक की 9 आ रही है, क्योंकि ओ की 12 आ रही है। सबसे अधिक बार ओ आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे रक्त समूह है ओ सबसे अधिक सामान्य है, जिसकी बारंबारता यानी F 12 है, ये लिखना है। और भी पूछा है, और कौन सा रक्त समूह है विरलतम। विरलतम यानी न्यूनतम होता है, कम से कम रक्त समूह है। तो इनमें कम से कम कौन सा हो रहा है, देखो ए बी 3 बार ही आ रहा है, तथा
रक्त समूह है AB सबसे विरलतम, विरलतम का अर्थ होता है यहाँ पे कम से कम है, जिसकी बारंबारता 3 है। इस तरह से ये सवाल करने हैं। तो विशेष तौर से बहुत ही आसान से सवाल है। यहाँ ये 14.2 प्रश्नावली से एक बड़ा प्रश्न आता है, 3-4 नंबर का एक सवाल आता है 9वीं कक्षा में। बहुत ही अच्छा सरल सा सवाल है। इस तरह से दूसरा सवाल आप लोग स्वयं करोगे। दूसरा इसी टाइप का है, दूसरा और तीसरा सेम है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा छठा ये सवाल सब सेम है। 7, 8, 9, 10, 9 तक सवाल सेम ही है। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको तीसरा सवाल बता रहा हूँ। 30 दिनों वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता यह रही है। तो यहाँ पे जो आंकड़े दे रखे हैं वो आप अपनी बुक में देखेंगे। ये बहुत सारे आंकड़े हैं, इनको लिखना संभव नहीं है बोर्ड पर, तो आपने इनको बुक में देखना। मैं यहाँ पे आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो हल करके बता रहा हूँ। जैसे तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। यहाँ ये बोला गया 30 दिन वाले महीने में कि एक महीना है उसमें 30 दिन है, उसमें एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता दी हुई है, परसेंटेज में दी हुई है, प्रतिशत में। जैसे 98.1, 98.6, 99.2, 90.3, 86.5, इस तरह से ये 30 दिए। सवाल नंबर 1 पूछ रहा है इसमें वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अब आपको एक वर्गीकृत बंटन सारणी बनानी है। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने रक्त समूह वाली सारणी बनाई थी वो अवर्गीकृत है। वर्गीकृत का मतलब होता है जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये वर्ग हो गया इनके बीच में। 5 और 10 इनके बीच में अंतर देखिए, बीच में 5-5 का चल रहा है, तो अंतर अलग अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। तो ये वर्गीकृत बंटन सारणी हम बनाएंगे। तो 1 नंबर में है तीसरे का पहला कि आपको क्या करना है, 84 से 86 स्टार्ट करना है वर्ग। तो सबसे पहले वर्ग लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ग में आप यहाँ पे आर्द्रता भी लिख सकते हो प्रतिशत में, आर्द्रता प्रतिशत में। उसके बाद में दूसरे कॉलम में आपको बनाना है वही मिलान चिन्ह, और तीसरे कॉलम में आपको लिखना है बारंबारता, जिसको F लेंगे। ये इस तरह से कॉलम बनेगा। उसके बाद में इस तरह से लाइनें होती है। सबसे पहले आपको इसमें छोटी संख्या देख लेनी है। जैसे छोटी संख्या हम देखते हैं इसमें तो 86 पॉइंट, ये सबसे पहले इसमें वर्ग लिख लेते हैं। 84 से लेना है स्टार्ट, आपको 84 से 86 करना है। तो 2 का अंतर है तो 84 से 86 लिखो इसमें। फिर ये 86 दोबारा आएगा यहाँ पे, 86 से 2 का अंतर है तो 88 आएगा, 88 से फिर 90 आएगा, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98। यदि कम और पड़ता है तो इसको बढ़ा लेना। अब 84 से 86 इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमारे पास सतत बारंबारता होती है। 2 प्रकार की बारंबारता होती है। वर्गीकृत बारंबारता 2 प्रकार की होती है, एक सतत और एक असतत। इसमें देखिए सतत में क्या होता है, सतत में ये 86 दोबारा रिपीट होगा। 86 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 88 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 92 यहाँ भी है, यहाँ 96 यहाँ, यहाँ ये रिपीट हो रहा है। तो आपके दिमाग में ये आता है कि इस 86 को हम इस वर्ग में लें या इसमें लें। तो 86 अगले वर्ग में जाएगा, यहाँ 86 से छोटी संख्या आएगी 84 और 86, यहाँ 86 से नीचे की संख्या आएगी 84 से लेके 86 से कम ही आएगी, चाहे 85.99 आ सकता है, यहाँ पे वो आ जाएगी इसमें, लेकिन 86 अगले वर्ग में चली जाएगी।
तो यदि हम ढूंढते हैं इसमें, तो आप सारे बच्चे इसमें ढूंढोगे, आपके पास आंकड़े दिए गए हैं। 84 से 86 वाले में आप लोग देखोगे तो इसमें देखो एक दिया हुआ है, इसमें एक जगह है 84.9, 84.9 इसमें आ जाएगा। बाकी 86.5 है वो अगले में जाएगा। इसी तरह से एक और है 89 भी अगले में जाएगा। एक 84 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक लिखोगे और यहाँ भी एक। इसी तरह से फिर 86 से लेके यानी 86 से लेके 88 से छोटे छोटे लिखने हैं, तो ये भी हमारे पास एक ही दिया हुआ है। बुक में देखना आप अच्छी तरह से, तो एक एक लिखोगे, मिलान चिन्ह एक हो जाएगा। उसके बाद में 88 से 90 में जाएंगे हम, तो 88 से 90 में हमारे पास दो संख्याएं दी हुई है, तो आप यहाँ तो 2 बार लिखोगे इस तरह से, और यहाँ 2 लिखोगे। फिर 90 से लेके और 92 से छोटी, 90 और 90 के बाद में हम 92 से छोटी लेंगे, यानी 91.99 ले सकते हैं। तो 90 से लेके 92 तक हमारे पास यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, ये 2 लिख दो। 92 से 94, 92 से 94 हमारे पास यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिखोगे। उसके बाद में 94 से 96, ये 6 मिलेगी आपको, 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख दोगे। अंत में 96 से 98 देखिए, ये 7 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गई। उसके बाद में कुछ संख्या बच गई है, जैसे 98, तो आगे बढ़ाइए इसको, 98 से 100, और इसके बीच में हमारे पास आई है 4 संख्याएं आ रही है, तो 1 2 3 4, ये 4, और यहाँ पे इसको क्लोज करके इस तरह से, और यहाँ पे योग लिखोगे, इसमें F वाले में योग, इनको जोड़ना है। हमारे पास जितने आंकड़े थे, तो 1 महीने के 30 दिनों के आंकड़े दिए हुए थे, तो ये 30 होना चाहिए। यदि ये 29 या 31 आ गया है या अन्य आ गया 30 के अलावा, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 7 और 4 11, 6 17, 17 7 24, 2 26, 2 28, 29 30, ये 30 हो गया। इस तरह से आपको ये सारणी बनानी है, तो ये वर्गीकृत बंटन सारणी कहलाती है। ये 2 हुई सारणी। अब इससे संबंधित सवाल हैं, पहले के बाद में दूसरा सवाल देखिए। अब दूसरा सवाल देखो क्या दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है? तो आपको यहाँ पे ये आंकड़े आर्द्रता यानी गीलापन होता है थोड़ा सा, तो ये वर्षा ऋतु से संबंधित है। आपको थोड़ा सा इसमें अंदाज़ा लगाना है कि ये आंकड़े कौन सी ऋतु में आ सकते हैं, जैसे सर्दी गर्मी वर्षा, ये हमारे पास आंकड़े होते हैं, ऋतुएं होती है। तो ये आंकड़े वर्षा ऋतु के मौसम से संबंधित है। ये आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित है। उसके बाद में इसमें तीसरा सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर का सूत्र आपको यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान का मतलब यहाँ सबसे बड़ी जो आर्द्रता कौन सी है वो लिखनी है, और सबसे छोटी आर्द्रता कौन सी है। तो आपको परसेंटेज में यहाँ पे अपने आंकड़ों में देखना है। तो सबसे अधिक जो सबसे बड़ी आर्द्रता है वो 99.2 है। इसमें से सबसे छोटी हमारे पास 84.9 आया था यहाँ वाले, तो ये आंकड़ों में मिलेगा 84.9, और इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा 3.9।
4 1 यानी कि 14.3 ये इन आंकड़ों का परिसर होगा या परास होगा। तो इसका सूत्र का विशेष तौर से ध्यान रखें, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो आप यहाँ आज ये तीसरा सवाल हो गया है। अब 6 तक सवाल खुद करोगे, 4 5 6 ऐसे ही सवाल हैं। 6 के बाद के सवाल हम कल देखेंगे। थैंक यू।